कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठे मीठे तरबूज। वो तो है पिताजी। तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, शायद मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तू भी पढ़ लिख कर कुछ अलग करेगा, पर तू भी खेती ही करेगा। माँ, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर अगर तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा तो तू अच्छे पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे उस मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की। तुम नहीं समझोगी माँ। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बनवा कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बांध सकते हैं क्या? मैं जरूर बांधूंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दिखा देना अपनी माँ को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में कुमार को कृषि महाविद्यालय में दाखला मिल गया और वो गांव से दूर महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये महाविद्यालय बहुत पसंद था। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है पिताजी। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के जैसे ही मिल रहा है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करते हैं वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहां छोटे तरबूज के ऊपर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को पता होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये ढांचा जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुझे फोटो और डेमिनेशंस भेज रहा हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस? कितना दाम होगा? ठीक है, चलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5,000 रुपए हुए हैं। चलेगा सर, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तेरी मदद की। तू अपने पिताजी की मदद करना चाहता है ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5,000 रुपए दे दिए। ऑल द बेस्ट कुमार। थैंक यू सर। प्रोफेसर से सारे ढांचे लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेतों में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूज पर वो दिल के आकार का ढांचा लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए पिताजी, बड़ी कमाल की चीज है ये। पर ये सब है क्या? आपके अमीर बनने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए पिताजी, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रख रहा था और लगभग 1 महीने बाद
कुमार के खेत में दिल के आकार के ही तरबूज थे। ये देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल दिल के आकार का है। हाँ, पर इसके आकार से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज स्पेशल हैं। आपके तरबूज पहले 30 रुपए में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेगा। कौन खरीदेगा इसे 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपनी टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। सर, हम किसान हैं और हमारे पास स्पेशल हार्ट शेप का तरबूज है। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसे अनोखे तरबूज पहली बार देखे हैं। क्या दाम है इनका? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पहले मुझे बस 10 ही पीस चाहिए। अगर ये 10 पीस बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है सर, आप 10 पीसेस बेचने लग जाइए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल के आकार के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक औरत ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था सर। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। पहली बार में 100 तरबूज बेचकर इतने पैसे मिले हैं। 30,000। गांव में 3,000 मिल जाए तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। पिताजी, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा। टीवी पर, न्यूज पर, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा? हाँ, मैं और ढांचों का ऑर्डर कर देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और ढांचे मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल के आकार के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल के आकार के तरबूज फेमस हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही महीनों में शरद ने नए खेत खरीदे और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो सच में अमीर बन गए कुमार। तूने सच ही कहा था कि एक दिन तू बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था किसानी में पैसे नहीं है, पर तूने मुझे गलत साबित कर ही दिया। पर मैं खुश हूँ कि तू सफल रहा। ये सब आपकी दुआ है माँ। अब मुझे कल से वापस महाविद्यालय लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले दिन शरद वापस अपने महाविद्यालय में लौट आया। यहाँ वो वनस्पति शास्त्र सीखने लगा और वहाँ गांव में उसके पिताजी दूसरे किसानों को तरबूजों पर ढांचा लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके पिताजी और कई और तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए। खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था। हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद
खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंढू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंढू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंढू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंढू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंढू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंढू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंढू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंढू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंढू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है। काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढोंढू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंढू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंढू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंढू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढोंढू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते 1 हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंढू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंढू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंढू के पास आया। ढोंढू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपकी वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर ढोंढू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और ढोंढू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग ढोंढू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे। बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा।
और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, ढोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर ढोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ढोंडू जोर। इस प्रकार ढोंडू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई। रामनगर में अमित अपने बड़े भाई सुमित के साथ रहता है। अमित के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर चुके हैं और अब सुमित ही उसका पालन पोषण करता है। एक दिन अमित की आंखों में आंसू देखकर सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तुम रो रहे हो? कुछ नहीं भैया। क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं तो, मेरे तो मम्मी और पापा दोनों आप ही हो। मुझे किसी की याद नहीं आ रही। इतना कहकर अमित अपने बड़े भाई सुमित के गले लग जाता है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमित और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित स्कूल के लिए तैयार होता है। उसका भाई सुमित उसे हमेशा अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जाता है। भैया, हेलमेट पहन लो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। भैया, हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। अरे यार, लगता है तुम मुझसे भी बड़ा हो गया है। अपने छोटे भाई अमित की बात मानते हुए सुमित हेलमेट पहन लेता है। देखा, आप हेलमेट में कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अब बैठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अमित को स्कूल छोड़ने के बाद सुमित स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। शाम को सुमित स्कूटी लेकर अमित को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, पर उसने हेलमेट नहीं पहनी है। रास्ते में चलते हुए बहुत तेज बारिश होती है, जिससे सड़क पर फिसलन हो जाती है। ओहो, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है। अब तो तेज चलना पड़ेगा। सुमित स्कूटी और तेज चलाता है। फिसलन की वजह से सुमित की स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसकी स्कूटी सड़क पर रगड़ते हुए बहुत दूर तक जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत चोट लग जाती है और सिर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार में बैठा आदमी सुमित को गिरा हुआ देखकर उसके पास आता है। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये आदमी सुमित को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ सुमित का छोटा भाई अमित स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। आज बहुत देर हो गई, भैया कहाँ चले गए? बारिश भी तेज हो रही है, लगता है भैया की स्कूटी खराब हो गई। अमित पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है, पर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है और वो भीगते हुए घर पहुंच जाता है। वो सुमित को बहुत ढूंढता है, पर उसे सुमित कहीं भी नहीं मिलता। तब उसे कहीं से पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अमित दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। भैया, भैया आप कैसे हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप कैसे हैं भैया? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई अमित हूँ। मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं।
तभी डॉक्टर आते हैं। इनके सिर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये अब सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर अमित रोने लगता है और वापस घर आ जाता है। काश मेरे भैया ने हेलमेट पहनी होती तो उनके सिर पर चोट नहीं लगती और आज वो मुझसे दूर नहीं होते। अब मैं किसी को भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाने दूंगा। हर किसी को हेलमेट पहनाऊंगा। वो रात को टीवी पर कार्टून देखता है कि एक मजदूर एक खदान में पत्थरों से बचने के लिए तरबूज का हेलमेट बनाता है। वहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आता है, अब मैं भी तरबूज का हेलमेट बनाऊंगा और लोगों को गिफ्ट करूंगा। अमित बाजार से बहुत सारी तरबूज खरीद कर ले आता है और उसके अंदर का गूदा निकालकर उनसे हेलमेट बनाता है। इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके बहुत सारे हेलमेट बनाता है और उन्हें लेकर वो सड़क पर चला जाता है। अब उसे सड़क पर जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता हुआ दिखता है, वो उन्हें अपना बनाया हुआ तरबूज का हेलमेट देता है। ये लो, हेलमेट पहन लो। अमित को ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं और उसके पास आते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? एक्सीडेंट में मेरे भाई की याददाश्त चली गई। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग टू व्हीलर गाड़ी चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। ये लो, ये असली हेलमेट है, इनको बांटो। ये अच्छे, मजबूत और टिकाऊ है। अमित इन हेलमेट को लेकर यहाँ से चला जाता है और लोगों को अब असली हेलमेट बांटने लगता है। देखो, एक छोटे बच्चे की कितनी अच्छी सोच है। हम इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले बिना हेलमेट के यात्रियों का चालान काटने की बजाय उन्हें हेलमेट देने लगते हैं। अमित और ट्रैफिक पुलिस वालों को तरबूज का हेलमेट बांटते हुए मीडिया वाले देख लेते हैं और इस खबर को सभी समाचार चैनलों पर दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, जिससे सरकार भी सभी टू व्हीलर वाहनों की कंपनियों को आदेश देती है कि वो आज से किसी भी नए वाहन को बेचे तो हेलमेट भी साथ में दे और जो वाहन पहले बिक चुके हैं हर कंपनी अपने अपने ग्राहक को एक एक हेलमेट गिफ्ट करे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे। और पूरे देश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने लगते हैं। देखना, अब हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत कम लोग मरेंगे। हेलमेट पहनने की ये पहल अमित ने शुरू की और पैसे न होते हुए भी लोगों को तरबूज का हेलमेट बनाकर दिया। इसलिए अमित अब पूरे देश में तरबूज हेलमेट वाले के नाम से फेमस हो जाता है। सरकार अमित को इस काम के लिए इनाम देती है और साथ ही उसके भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब उसके भाई की याददाश्त वापस आ जाती है। अमित अपने बड़े भाई सुमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अमित को आता हुआ देख सुमित दौड़ते हुए उसके गले लग जाता है। कैसा है छोटू? मैं ठीक हूँ भैया, और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुमित के ठीक होने की खुशी में अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रे पगले, अब क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा और कभी भी बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ना ही किसी को चलाने दूंगा। अब अमित और सुमित घर आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हेलमेट की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उस दुकान का नाम तरबूज हेलमेट वाला रखते हैं। सीख, हमारे देश में हर दिन कई हजार लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सभी लोग टू व्हीलर वाहनों में हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है।